पूरे देश भर में श्रवणों की आवाज उठाने वाले श्रवणों के मुखिया आता है सर्वेश पांडे जी है। पहले तो स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। विवाद में रहने का मजबूरी है या सबक? देखिए, विवाद में रहने का कोई कारण नहीं है और ना ही कोई जानकर विवाद में रहना चाहता है, लेकिन अगर हमारी बातों से कुछ विवाद हो जाता है तो उसे क्या किया जा सकता है। दूसरी बात, हम कभी सामने से विवाद नहीं करते हैं, लेकिन सामने से अगर कोई विवाद करता है तो उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाता है। उसके बाद लोग जब विवादित कहने लगते हैं। लोग तो कहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनका पूर्ण रूप से आप विरोध करते हैं। नहीं, मैं किसी वर्ग के लोगों का विरोध नहीं करता हूं। मैं कुछ व्यवस्थाओं और सुविधाओं का विरोध करता हूं जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है, जो कि समानता के खिलाफ है, जो कि एक बहुत बड़ा भेदभाव है सौरों के साथ। तो अगर हम किसी व्यवस्था का विरोध करते हैं तो वो किसी जाति या किसी व्यक्ति का विरोध नहीं हुआ। आपने एक सांसद से पूछा था कि क्या इसी जात के लोग आपको वोट दिए थे? हाँ, बिल्कुल पूछना लाजिम है, क्योंकि कोई भी विधायक और सांसद को कहा जाता है कि ये जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता का जनप्रतिनिधि होता है। लेकिन वह जनप्रतिनिधि बनने के बाद, विधायक सांसद बनने के बाद सिर्फ एक जात विशेष की बात करना शुरू करे तो ये गलत है। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि उनके लोकसभा के अंतर्गत मैं भी आता हूँ, जहाँ 2 लाख ब्राह्मण उनको वोट किए हैं और वो सिर्फ दलित की बात कर रही थी, तो वहाँ पूछना लाजमी है कि आप सिर्फ एक जात विशेष के वोट से जीते हैं। ब्राह्मण के नाम पर उनको टिकट नहीं मिला था, उनको दलित के नाम पर टिकट मिला था। वो संसदीय क्षेत्र दलित के नाम पर ही है। वो ठीक है, लेकिन वोट तो ब्राह्मणों का भी मिला था। या तो वो बता दें कि हमें ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, या बता दें कि ब्राह्मण इस देश के नागरिक नहीं हैं। जब तक आप सांसद नहीं हैं, जब तक आप विधायक नहीं, क्योंकि जब आप सांसद विधायक बनते तो आप शपथ लेते हैं कि हम बिना जाति धर्म लिंग भाषा के भेदभाव किए सबके विकास की बात करूंगी, सबके विकास के लिए काम करूंगी। फिर आप जात की बात कैसे करना शुरू कर सकती हैं? तो जो इन्होंने जात का बात करना शुरू किया, वो दलित हैं, दलित के नाम पर उनको टिकट मिला, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो सांसद हो गई तो उस लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जितने लोग हैं वो सबके सांसद हैं, वो किसी जात के सांसद नहीं हैं। तो उनको अगर बात करना है तो सबकी बात करना, ना कि किसी जात की बात करना। आप तो आरक्षण के विरोधी हैं। हाँ, बिल्कुल विरोधी हैं। आरक्षण किसी जात के लिए नहीं, आरक्षण इस राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आरक्षण से बनने वाला डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सिर्फ एक जात का इलाज नहीं करेगा, एक जात के लिए पुल नहीं बनाएगा, एक जात के बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, ये पूरे राष्ट्र के लिए काम करेगा। और जब अयोग्य व्यक्ति आरक्षण की वजह से डॉक्टर बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, तो इससे तो पूरे देश का नुकसान होगा। तो लोग तो यही कहते हैं कि आप लोग तो ऑलरेडी पहले से मजबूत है, पहले से पढ़े लिखे वाले लोग हैं, और फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा तो हमारी सिस्टम चेंज कैसे होगी? नहीं, देखिए, अगर किसी को आगे बढ़ाना है तो आरक्षण कोई समस्या का समाधान नहीं है। उनको संरक्षण दिया जाए, उनको स्कॉलरशिप दिया जाए, उनको पढ़ाने के लिए छूट दी जाए, लेकिन जब कंपटीशन हो तो बराबर के नंबर पर कंपटीशन हो। तो आप तो आने नहीं देंगे ना कंपटीशन बराबर, क्योंकि तो जगह तक पहुंच नहीं पाएगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, कोई हमारे बाप दादा का राज तो है नहीं कि हम आने नहीं देंगे। देश संविधान से चल रहा है, हमारे रोकने से कोई थोड़े रुक जाएगा, सबको आने दिया जाएगा और सभी लोग आ रहे हैं। हमारे बस कहने का मतलब यह है कि कोई लड़का जो है वो 90% ला करके भी फेल कैसे हो जा रहा है भारत में, और कोई 40% में पास कैसे हो जा रहा है। ये जो भेदभाव, इस भेदभाव के खिलाफ हमारी आवाज है। संविधान के विरोध है। नहीं, संविधान के विरोध में मैं आपको बता दूं कि संविधान में कहा गया है कि जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में समानता के अधिकार की बात कही गई है। फिर एक जात विशेष को विशेष दर्जा, एक जात विशेष के साथ दोहरा चरित्र और उनके साथ दुर्व्यवहार करना, तो ये संविधान के बराबर कैसे? अगर लोकतंत्र है भारत में, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, मतलब जनता का तंत्र। लेकिन जनता के तंत्र में, लोकतंत्र में सिर्फ जात की बात होगी तो मुझे लग रहा है कि संविधान के खिलाफ तो यही व्यवस्था है। आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि आप मनुवादी हैं। देखिए, मनुवादी, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग अपने बाप को बाप कहना भूल जाएं वो उनकी सोच हो सकती है। मैं तो अपने बाप को बाप ही मानूंगा, जो मेरे बाप थे मैं उन्हीं को बाप कहूंगा। सनातन संस्कृति जो है हमारी, लोग मनु को क्यों टारगेट करते हैं? लोग मनुस्मृति को क्यों टारगेट करते हैं? लोग कहते हैं मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्रों के कान में जो है तेल गर्म करके डाल दिया जाता था, शीशा गर्म करके डाल दिया जाता था, उनकी जीभ काट ली जाती थी। तो ये मनगढ़ंत कहानियां तो उन्होंने पढ़ ली, लेकिन मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर कोई अपराध ब्राह्मण करता है तो उसे 64 गुना ज्यादा दंड दिया जाएगा। कोई अपराध अगर क्षत्रिय करता है तो उसे 32 गुना ज्यादा दंड दिया जाएगा। अगर कोई अपराध वैश्य करता है तो उसे 16 गुना ज्यादा दंड दिया जाएगा, और कोई अपराध अगर शूद्र करता है तो उसे मात्र 8 गुना दंड दिया जाएगा। तो उसके ये शब्द तो उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ यह बता दिया कि कान में तेल डाला जाता है, शीशा पिघला करके डाला जाता है। मनुस्मृति जो है हमारा संविधान है, आज हमारा सबसे पुराना संविधान है। मनुस्मृति किसी भेदभाव करने की बात नहीं करता है। ये जो लोग मनु भगवान को टारगेट करते हैं
हैं, ये इनके पास या तो शिक्षा का अभाव है या जानकारी का अभाव है। अगर मनु व्यवस्था इस तरीके से कि 64 गुना ज़्यादा दंड ब्राह्मण को दिया जाता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्राह्मण जो है पढ़ा लिखा है, तो अगर वह अपराध करता है तो इसका मतलब वह जिम्मेदार भी ज़्यादा है। तो इस व्यवस्था के बारे में तो वो नहीं बोलेंगे। क्या लगता है कि जिस प्रकार से पूरे सवर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है, जहां जहां आप जाते हैं अक्सर आपको देखा जाता है कि जहां सवर्णों का अत्याचार होता है उसी जगह पर पहुंचते हैं, देश में रेशियो बढ़ा है कि नहीं? क्या सवर्ण समाज को टारगेट करने का रेशियो बढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल बढ़ा और लगातार बढ़ा। या दुर्भाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य है उन लोगों का कि देखिए जिनके लिए सौरों ने लड़कर मरकर कटकर धर्म बचाया, देश बचाया, और आज वही लोग हमको गाली दे रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अगर हम किसी नमक भी खाते हैं ना तो नमक हरामी नहीं करते कभी, नमक हलाली नहीं करते कभी, ठीक है। तो जिस प्रकार से सौरों ने देश के लिए लड़ा, एक बात बताओ, जब क्षत्रिय मुगलों से लड़ रहा था, जब ब्राह्मण मुगलों से लड़ रहा था, तो क्या सिर्फ अपने जात के लिए लड़ रहा था? अगर वो अपने जात के लिए लड़ रहा था तो अन्य जातियों की संख्या इतनी ज्यादा कैसे हो गई? अगर वो अपने जात के लिए लड़ रहा था तो अन्य जातियों की संख्या इतनी ज्यादा कैसे हो गई? तो ये तो दुर्भाग्य है। हम कहते हैं कि जो हमारे लिए करेगा ना उसके लिए तो हमें एकदम समर्पित हो जाना चाहिए, लेकिन ये लोग हमको जो टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करने का इनका तथ्य और तर्क भी गलत है। 700 साल 800 साल मुगलों का शासन रहा, उससे पहले शकहुड़ियों का शासन रहा, इस देश में यादवों का शासन रहा, नाई का शासन रहा, मौर्यों का शासन रहा। आरोप लगाते हैं कि सिर्फ सौरों ने शोषण किया, तो इतने दिन तक इन लोगों का शासन रहा तो हम ही ने कैसे शोषण कर लिया? 70 साल से देश का संविधान है जिसको कहते हैं अम्बेडकर ने बनाया है, और उसके पहले अंग्रेजों का 250 साल शासन रहा, तो फिर हमारे ऊपर कैसे आरोप लगाया जा रहा है? इनका जो विरोध है ये गलत है। ये वामपंथियों के शिकार में, कम्युनिस्टों के शिकार में, सवर्णों को और खासकर ब्राह्मणों को टारगेट करने का कारण मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, आप अगर यादव से नाराज होंगे तो दूध लेना बंद कर देंगे, आप बढ़ई से नाराज होंगे तो दरवाजा बनवाना बंद कर देंगे, आप लोहार से नाराज होंगे तो लोहे का कोई सामान बनवाना बंद कर देंगे। लेकिन जब आप ब्राह्मण से नाराज होंगे तो आप ब्राह्मण से जब आप नाराज होते हैं तो आप हिंदू और सनातन की जो पूजा पद्धति है उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपको द्वितीया तृतीया अष्टमी षष्टमी बताने वाला ब्राह्मण है, सत्यनारायण कथा सुनाने वाला ब्राह्मण है, भागवत रामायण सुनाने वाला ब्राह्मण है। इसीलिए मेन उद्देश्य कि इनको ब्राह्मणों से अलग करो। जब ये ब्राह्मण से अलग हो जाएंगे तो ये पूजा पाठ से अलग हो जाएंगे, और जब ये पूजा पाठ से अलग हो जाएंगे तो ये सनातन धर्म से अलग हो जाएंगे, और जब ये सनातन धर्म से अलग हो जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा इनको ईसाई बनाना और मुसलमान बनाना। एक चीज बता रहे हैं कि अभी तो मंदिर को टारगेट किया जाता है कि ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है, और बहुत जगह देखा जाता है कि अदर जातियों के लोग मठाधीश बने हैं, अदर जाति के लोग वहाँ पर पूजा पाठ करा रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ से आती है? अगर मैं किसी एक साथ, देखिए हमारे धर्म में तो कर्म व्यवस्था रही है। हम तो मानते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण का कर्म करता है उसे ब्राह्मण माना जाता, कोई क्षत्रिय का कर्म करता है उसे क्षत्रिय माना जाता, कोई वैश्य का कर्म करता है उसे वैश्य माना जाता, जो शूद्र का कर्म करता है उसे शूद्र माना जाता। ये हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था रही, ठीक है। अब ये जो लोग कहते हैं कि हमने मंदिरों पर कब्जा कर लिया है, तो आपको भी पता है कि वर्तमान में जितनी भी मंदिर हैं ये सब ट्रस्ट के अधीन हैं, और ट्रस्ट किस जात का व्यक्ति चला रहा है ये कोई भी चला सकता है, यह नियम नहीं कि ब्राह्मण ही चला रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको बहुत से ऐसे मंदिर दिखा दूंगा जहां पर यादव पुजारी हैं, मौर्य पुजारी हैं, दलित पुजारी हैं। तो फिर किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, ब्राह्मणों को उसका फायदा मिला? ये सिर्फ इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। अच्छा चलो ठीक है, अगर मंदिर में इतनी कमाई है तो कोई एक दलित सांसद से मैं कहूंगा कि आप अपनी पूरी सांसदी मुझे दे दीजिए, आपकी जितनी सैलरी और पेंशन है पूरी मुझे दे दीजिए, आइए मेरे गांव का मंदिर आप ले लीजिए। ये करेंगे? तैयार हैं? हम तो कर्म व्यवस्था पर विश्वास करते हैं ना। हम कहें तुम वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ठीक है, और आओ मेरे मंदिर पर बैठो। अगर इतना बड़ा फायदा है उस मंदिर से, आओ बैठो, मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन अपनी सांसदी और विधायकी का जो जितना पैसा है शर्त है मुझे देना पड़ेगा। एक भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ है गरीब दलितों को सौरों के खिलाफ भड़काओ और पूरी मलाई स्वयं खाओ, बस यही इनका उद्देश्य है। ये दलित विरोधी हैं। दलित विरोधी होने का वजह क्या है, इनके पीछे और आगे का नाम आप जानते हैं। सर्वेश पांडे जी, फिर जवाब देना चाहूंगा आपके इसी पर, क्योंकि आपने जब क्वेश्चन कर दिया। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर आपके बात की जिक्र होती है साहब, क्योंकि आपको विवाद के लिए लोग जानते हैं। बिल्कुल, जो बात आपने दलित विरोध की बात कही तो उस पर मैं आपको बताना चाहूंगा। 20 दिन पहले हमारे गांव में एक दलित लड़की की शादी थी। हमने अपनी गाड़ी और अपना तेल पूरा दिया, पैसा नहीं लिया। हमने कहा जाओ, गरीब परिवार हैं और इनकी मदद होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, व्यक्ति का विरोध जात का विरोध नहीं होता है, व्यवस्था का विरोध जात का विरोध नहीं होता है। मैं अगर मांग कर रहा हूं कि पूरे देश में आरक्षण की व्यवस्था जात के आधार पर ना होकर के आय के आधार पर होनी चाहिए, इसमें क्या गलत है? अगर इस देश में आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू कर दिया जाए तो 75% लाभ दलितों को होगा, क्योंकि 22.5% जो जातिगत आरक्षण है इसमें कोई अपर कास्ट का व्यक्ति नहीं जा सकता, इसमें दलित समाज के लोग ले रहे हैं। अब एक बार जिनका लड़का IAS बना है ना, उन्हीं का लड़का बार बार IAS बनाए। टीना डाबी तीन पीढ़ी से आरक्षण का
लाभ ले रही हैं। वो आईएएस, उनके बाबा आईएएस, उनके पापा आईएएस, समझ रहे हो मेरी बात को? तो जातिगत आरक्षण का विरोध करना दलित का विरोध कैसे होगा? दलित हमारे हैं और हम दलित के हैं। जो मेरे पास आएगा मदद के लिए मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन ये विरोध व्यवस्था का विरोध है और व्यवस्था का विरोध जात का विरोध नहीं होता। जिस प्रकार से सर्वेश पांडे जिंदाबाद का मतलब विकास विद्यार्थी मुर्दाबाद नहीं होता, उसी प्रकार से सौर एकता जिंदाबाद का मतलब दलित मुर्दाबाद नहीं होता है। सर्वेश पांडे ने, आप मेरे वीडियो देखते हैं, हमने किसी नेता को जवाब तो दिया होगा, किसी नेता को प्रतिक्रिया तो दिया होगा, लेकिन आज तक मुझे कभी किसी दलित को गाली देते हुए वीडियो में नहीं देखा होगा। दलित के अंदर जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, आपके सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, सुन लीजिए मेरी बात को सुन लीजिए, जो आपकी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है फेसबुक, उस पर आपने कमेंट कभी देखा है? लोग यही कहते हैं कि सर्वेश पांडे है जो दलितों के विरोधी है। लोग कुछ कहते हैं, लोगों को कहने तो, लोगों के कहने से क्या मतलब होता है? कोई कह देगा कि सर्वेश पांडे पूरा बैंक लूट लिए तो आप मान लेंगे, सर्वेश पांडे को कोई बता देगा हत्यारा है आप मान लेंगे, कोई बता देगा सर्वेश पांडे रेपिस्ट आप मान लेंगे। जो सर्वेश पांडे, रियल में सर्वेश पांडे को समझने का तो प्रयास करिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सवर्ण एकता जिंदाबाद का मतलब दलित मुर्दाबाद नहीं होता है। सवर्णों की बात करना दलित का विरोध नहीं है। मैं कहता हूं जितने भी दलित नेता हैं अपने जात की बात करते हैं, मुझे बहुत खुशी है, अपने जात की बात करनी चाहिए, लेकिन अपने जात की बात करें। ये लोग सवर्णों को गाली देने का काम करते हैं, लेकिन आज तक आपने कभी सर्वेश पांडे को गाली देते हुए आपने नहीं देखा होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, सवर्णों की बात करना दलितों का विरोध नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से चल के हर जगह चले जाते हैं, लेकिन आपके जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के आज भी बड़े पायदान पर बैठने वाले लोग उस जगह पर नहीं जाते हैं। आखिर रीजन क्या होता है कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं, वो लोग उस पायदान पर बैठ के नहीं आते हैं? क्योंकि उनको भी राजनीति का लाभ नहीं है। देखिए, मेरे समाज के अगर बड़े लोग मेरी तरह मेरे समाज की समस्याओं के खिलाफ लड़ रहे होते तो सर्वेश पांडे को लड़ने की आवश्यकता ना पड़ती। स्पष्ट यही है कि वो लड़ नहीं रहे, इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। कहानी यही है जी। तो लोग ये भी कहते हैं कि सर्वेश पांडे उस लेवल पर पहुंचेंगे, उस दिन आवाज अपनी बंद कर देंगे। किस लेवल पर? एक लेवल पर सब लोग जाना, मैं आपको बता दूं, मैं संसद में जाना चाहते हैं, मेरी जो छवि बननी थी वो बन गई, मेरी जो छवि बननी थी वो बन गई, और इसे अब आप हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मैं एक बात आपको क्लियर भी कर रहा हूँ कि कभी हनुमान जी की अगर कृपा रही और राजनीति में भी जाना हुआ तो सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के मुद्दे पर जाएंगे, बिक कर के नहीं जाएंगे। हम समाज के लिए लड़ने आए हैं और जो आवश्यकता होगी समाज के लिए तभी जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। महसूस होगा कि अब हम सड़क पर बहुत लड़े और सदन में आवाज उठाने की आवश्यकता है तो जाएंगे, लेकिन समाज के मुद्दे पर जाएंगे, बिक करके नहीं जाएंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं तो उनको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं भी दलित तुष्टिकरण और मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहा होता, फिर इतना खुल करके मैं समाज के लिए ना बोल रहा होता। चलिए, तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महर्षि विश्वामित्र नगरी में पहुंचे हैं और जो मुद्दा आपने देखा और सुना, वाकई आपका दिल और दिमाग दोनों खुल देगा। जय हिंद, जय भारत।